हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर रोशन, पुनः स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के जो सोर्सेज पर। कल भी एक क्लास थी, आज भी एक क्लास है। तो चलिए सोर्सेज पर हम बात करने वाले हैं। सब लोग जुड़ गए हैं। तनु मीना है, नारायण लाल है और जलवीरा है, ये सब लोग जुड़ गए। चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? भाई, सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेखीय प्रमाण तो राजस्थान से बाहर भी है, राजस्थान में भी है, पर चूंकि ये प्रश्न पत्र राजस्थान से संबंधित है तो इसलिए आप उत्तर दीजिए इसमें राजस्थान में कौन सा है। गोसुंडी अभिलेख है या मास्की है या जोगढ़ है या फिर भाबुर अभिलेख है, मानी कौन सा है जो इसमें इसका? तो फटाफट उत्तर देने की कोशिश करिए। कौन बता रहा है उत्तर? कुलदीप सर, ये टॉपिक तो है ही नहीं सिलेबस में, थर्ड ग्रेड में। भाई क्या है कि जब राजे महाराजे हैं तो फिर उसके साथ अभिलेख वगैरह, सोर्सेज वगैरह तो इसमें रहते ही, इसमें लिखने की जरूरत नहीं अलग से। मनोज ए, भाबरू, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें भाबरू सही उत्तर है। अब आप देखो कि थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में अभिलेखीय जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्न आप कर सकें। जो बैराठ नाम का स्थान है, जो आप जयपुर जिले में है, बैराठ नाम का स्थान, बैराठ नाम के स्थान से आप एक पहाड़ी मिली है, उस पहाड़ी का नाम है बीजक पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? बीजक पहाड़ी मिली। क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जी, बीजक पहाड़ी, ऐसे ही महादेव पहाड़ी, भीम डूंगरी। ये डूंगरी, छोटी लघु पहाड़ियों को डूंगरी बोल देते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। तो ये बीजक पहाड़ी है, जिसे बीजक डूंगरी भी कह देते हैं, बीजक डूंगरी भी हम कह सकते हैं। इस बीजक डूंगरी पर जो अभिलेख मिला है वो अभिलेख कौन सा है? ये अभिलेख है, ये भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख की खास बात क्या है? भाई, भाबरू अभिलेख की खास बात यह है कि ये ब्राह्मी लिपि में है। ये ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। भाई, मैंने कल भी आपको बताया था कि सम्राट अशोक के 4 लिपियों में लेख मिलते हैं, पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में। अच्छा, भाबरू अभिलेख से संबंधित, भाबरू अभिलेख की खोज किसने की? 1837 में। 1837 में जो कैप्टन बर्ट है, कैप्टन बर्ट है, ये खोज करता है इसका। कैप्टन बर्ट है, ये खोज करता है, ठीक है, खोज करता है। और कैप्टन बर्ट ही 1840 में इसे कलकत्ता ले गया। आजकल का कोलकाता, उस समय का कलकत्ता। आजकल का कोलकाता, वास्तव में नाम तो कोलकाता ही था, तो नाम चेंज होकर के अभी हो गया है। पहले कलकत्ता ही चलता था। 1840 में इसे पहाड़ से अलग करके, काट करके इसे कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में रखा। आजकल भी वही है। क्या है इसमें ऐसा? तो भाबरू अभिलेख में 2-3 बातें आप इंपॉर्टेंट करिए। देखो आप, ये तो ये है बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण। अब क्या बात ऐसी लिखी है कि बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिला है? एक तो आप देखो कि इसमें अशोक को मगध का राजा कहा गया है। मगध का राजा। अब मगध का राजा कहने से कोई बौद्ध अनुयायी नहीं हो जाता? नहीं, ये तो वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको। बौद्ध अनुयायी वाली बात तो आगे है। अशोक ने क्या किया कि बुद्ध, धम्म और संघ है, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सम्राट अशोक का झुकाव किस तरफ हो गया था? बौद्ध धर्म की तरफ हो गया था। एक बात और भी है इसमें, बौद्ध भिक्षुओं के लिए पठनीय पुस्तकों का उल्लेख किया। मैं कुछ पुस्तकों के नाम बोलता हूं, आप सुनने का प्रयास करना। अलीय वसानी, अनागत भयानी, मोने असुत, उपतिस पसिन, लाघु लोवाद। इस प्रकार से कुछ किताबों के नाम मिलते हैं इसमें। और अशोक कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए और ये किताबें पढ़िए, ऐसा वो अशोक कहता है। तो आप देखो कि इसमें मगध, इसमें जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति, अब बुद्ध धम्म संघ क्या त्रिशरणम माने जाते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो ये झुकाव है, मैं कहूँ कि राजस्थान से बाहर कोई अभिलेख मिला हो जिसमें सम्राट अशोक का भगवान बुद्ध द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव मिलता है, तो वो भी है। और वो है वो आप देखो कि एक रोमिनदेई अभिलेख है। रोमिनदेई अभिलेख है। रोमिनदेई अभिलेख। रोमिनदेई अभिलेख से भी हमें जानकारी मिल जाती है और एक निगाली सागर से भी। निगाली सागर
जो अभिलेख है इससे भी जानकारी मिल जाती है। रोमिंदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गया और वहाँ के किसानों का भूमिकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो मौर्यों का टैक्सेशन सिस्टम भी पता लगता है और लुम्बिनी सी यात्रा के धार्मिक यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। निगाली सागर में भी हमें मिलता है कि किस प्रकार से जो कनक मुनि के बौद्ध स्तूप को सम्राट अशोक ने संवर्धित करवाया था। तो यहाँ भी हमें बौद्ध संत के स्तूप को संवर्धित करवाना मानी बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव राजस्थान में ये है। भाब्रू शिलालेख का एक ये भी मामला है कि भाब्रू शिलालेख सबसे बड़ा लघु शिलालेख है, अशोक का सबसे बड़ा लघु शिलालेख। अब आप कहेंगे सर लघु है तो सबसे बड़ा कैसे हो गया, लघु ही है वो। भाई शिलालेख 2 प्रकार के मिले हैं सम्राट अशोक के। ऐसे जैसे अपने गार्डर पट्टी नहीं होती, गार्टर पट्टी अपने छत के ऊपर जो पट्टियां हैं, ऐसी ही पट्टियां पहाड़ से निकाल करके उनके ऊपर लेख लिखवाए। जिन पट्टियों पर ज़्यादा लेख हैं वो वृहत्त शिलालेख, जिन पट्टियों पर कम लेख हैं वो लघु शिलालेख। जो ज़्यादा लेख हैं वो 14 हैं और जो कम लेख है वो किसी पर 2 हैं, किसी पर 3 हैं। पर जो कम शिलालेख वाला है मानी लघु शिलालेख है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, भाब्रू शिलालेख है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बात पर्याप्त होंगी इसमें। इससे जुड़ी हुई एक बात और मैं आपको कहूँ कि इसमें मास्की का नाम दे रखा है। मास्की तो कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नित्तूर और उदयगोलम कर्नाटक में है। आप याद करिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम ये 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक का नाम साफ साफ अशोक इसी में लिखा है। तो मास्की अब देखिए, ऐसे जोगढ़ और धौली ये 2 स्थान हैं, ये उड़ीसा के अंदर है। जोगढ़ और धौली ये दोनों स्थान उड़ीसा में है। और अशोक का जो वृहत्त शिलालेख है ना, वृहत्त शिलालेख है जिस पर 14 वाला मामला है, उसमें शिलालेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, पर जोगढ़ और धौली में कलिंग युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। गोसुंडी अभिलेख मैंने कल भी आपको बताया था, गोसुंडी की बावड़ी से हमें गोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुआ है और श्रृंगार देवी द्वारा गोसुंडी की बावड़ी बनवाई जाने, और यहाँ से हमें एक वैष्णव मत से संबंधित वासुदेव, संकर्षण, इन सब का भी उल्लेख मिलता है। संप्रदाय का उल्लेख करने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख क्या है? अभी क्या है जी? भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों को अगर मानते हैं तो वो भागवत संप्रदाय के। भाई राम को भी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, इसका मतलब राम की कोई उपासना करता है वो भी भागवत संप्रदाय की उपासना करता है, यानी वैष्णव मत की उपासना करता है। कोई कृष्ण की करता है, कोई वराह मूर्ति की उपासना करता है, इस तरह तो भागवत संप्रदाय है। तो भागवत संप्रदाय का उल्लेख करने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन, वास्तव में तो भागवत संप्रदाय है ये भगवान कृष्ण के ही यूँ कहें कि को लेकर के एक संप्रदाय गठित कर दिया गया है। तो उसमें आप देखो गोसुंडी शिलालेख है इसी के अंतर्गत। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया वासुदेव और संकर्षण का इसमें उल्लेख मिलता है। वासुदेव और संकर्षण, वासुदेव और संकर्षण का इसमें उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? गोसुंडी अभिलेख है। गठियाला के बारे में कल भी अपनी चर्चा हुई थी। गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। गठियाला जोधपुर के पास 50 किलोमीटर की दूरी पर गठियाला नाम का एक गांव है, वहां से हमें जानकारी मिलती है और प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है। प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को इसमें ब्राह्मण कहा गया है। 861 कक्कुक नाम के राजा है, उसके काल का है, के काल का है, कक्कुक कालीन। ठीक है, कक्कुक कालीन है और इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? प्रत्याहार वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है और ये 861 ईस्वी का लेख है। ठीक है, 861 ईस्वी का लेख है। जो प्रत्याहार वंश के स्टार्टिंग के जो शासक रहे हैं उनकी जो नाम है वो हमें गठियाला अभिलेख में मिल जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख आप सब जानते हैं 1170 ईस्वी का अभिलेख है, सोमेश्वर चौहान के काल का है। विभिन्न यूँ कहें कि स्थानों के प्राचीन नाम है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये 1170 ईस्वी का है। सोमेश्वर चौहान के काल का है, सोमेश्वर चौहान के काल का है।
और इससे हमें चौहान वंश की जानकारी तो मिलती है, इसमें प्राचीन स्थल की जानकारी, प्राचीन नाम मिलते हैं। प्राचीन नाम किनके? विभिन्न स्थलों के। विभिन्न स्थलों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे दिल्ली का ढिल्ली का है, जैसे नाडोल का नड्डुल है, जैसे मांडलगढ़ का मंडलकर है, जैसे जालोर का जाबालीपुर है। इसी तरह जैसे ऊपरमाल का उत्तमाद्री है, जैसे बिजोलिया का विंध्यावली है। तो इस प्रकार से नाम मिलता है। तो चलिए इसमें राइट आंसर क्या है? गोसुंडी शिलालेख। श्रृंगार देवी द्वारा गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इससे हमें जानकारी मिलती है कि राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह है वो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन तबलेख, अभी मैं बोल के बताया मैंने आपको। मुझे भाई ये प्रश्न है, ये बार बार घूम घूम के आ रहा है, तो इसी इतने रूप में आ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का प्राचीन तो इसमें यही है, गोसुंडी का अभिलेख। नगरी और नगर दो स्थान हैं, याद है आपको? नगरी और नगर दो स्थान हैं। नगरी से हमें जानकारी मिलती है माध्यमिका या नगरी, मानी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो यूँ कहें कि मेवाड़ की जो यूँ कहें कि शिवी जनपद है, शिवी जनपद जो चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास का जो इलाका है वो पहले शिवी जनपद कहलाता था। कौन सा? शिवी जनपद। और शिवी जो जनपद है, इस शिवी जनपद की राजधानी हुआ करते थे ये नगरी, ये नगरी है, ये शिवी जनपद की राजधानी हुआ करते थे। वास्तव में आप देखो 1871 में सबसे पहले C.L. कार्लाइल ने इस स्थान के बारे में जानकारी बताई। फिर 1904 में D.R. भंडारकर, डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने प्रारंभिक उत्खनन करवाया था। तो शिव जनपद की राजधानी नगरी को माध्यमिका भी कहा गया है। इस नगरी को माध्यमिका भी कहा गया है, माध्यमिका। पाणिनि ने एक किताब लिखी थी, पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण के ऊपर किताब लिखी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में सबसे पहले माध्यमिका शब्द मिलता है अपने को। और वैसे भी आप देखो कि शिवी जनपद वाला इलाका जब आप देखते हो तो वहाँ से हमें एक प्राचीन बौद्ध मंदिर भी मिलता है, प्राचीन बौद्ध मंदिर भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए बिजोलिया, बड़वा, यूप। यूप क्या होता है? यूप एक स्तंभ होता है। जब भी प्राचीन काल में यज्ञ किया करते थे तो एक स्तंभ स्थापित किया करते थे, उसके ऊपर पूरी डिटेल कि किसने यज्ञ करवाया, क्यों करवाया, कितने पंडित इसमें आए थे, यज्ञ की खास बातें क्या थी, वो सब इसमें बताया जाता है। तो चलिए इसमें घोसुंडी वाली बात, घोसुंडी तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये। कवि अत्रि, महेश और कन्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया? भाई अत्रि और महेश, अत्रि का बेटा कौन था? महेश था। अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके अंतर्गत इन तीनों की जानकारी मिलती है। अत्रि, महेश, अत्रि और कन्हा व्यास, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो अत्रि और महेश की, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन तीनों की जानकारी मिल जाती है। भाई कन्हा व्यास। रणकपुर जो प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति, इससे हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिल जाती है। बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिल जाती है। भाई बप्पा रावल को एक तो कहते हैं काल भोज, एक कहते हैं बप्पा रावल। आप सब जानते हैं बप्पा रावल। काल भोज और बप्पा रावल दो अलग अलग थे। ये जानकारी हमें सबसे पहले किसमें मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है। तो रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को क्या बताया गया है? अलग अलग बताया गया है, जो इसमें काम की आपकी बात है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ, इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखो कि महाराणा कुंभा की उपाधि हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, ये जो उपाधियां हैं, कविराज, तो ये सब उपाधियां हमें कीर्ति स्तंभ, यानी किसकी कीर्ति के बारे में बताया गया? हमें महाराणा कुंभा की कीर्ति के बारे में बताया गया है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें अत्रि, महेश, कन्हा व्यास तीनों
एक शिलालेख में उनका नाम मिलता है। किस शिलालेख में राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, महासंगीतराज के विरोधों से संबोधित किया गया? अभी भी मैंने आपको बताया है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के उपाधियों का उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा की उपाधियों के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो कि एक प्रश्न पूछा है हाल गुरु, ठीक है, हाल गुरु। ऐसे ही एक प्रश्न है हिंदू सुल्तान का, हिंदू सुल्तान का। ऐसे ही आप देखो कि एक प्रश्न है छाप गुरु का, छाप गुरु का। नरपति, नरपति। तो हाल गुरु पहाड़ी शासक होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र का शासक होने के कारण, हाँ। ऐसे ही अब देखो हिंदू भट्टाचार्य पर तो कई बार प्रश्न पूछा गया। हिंदू भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, ठीक है। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा कहा गया इसे, मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा ये उपाधि दी गई थी। छापगुरु छापामार युद्ध करने के कारण, छापामार युद्ध करने के कारण। नरपति मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण, नरों में श्रेष्ठ होने के कारण। अब देखो कि उपाधियों का उल्लेख काफी है। और कुंभा है वो गोहिल वंश का, जो यूं कहेंगे, अगर मैं कहें स्वर्ण काल माना जाए तो कुंभा के काल को माना जाता है गोहिल वंश का स्वर्ण काल। चित्तौड़ शिलालेख से हमें जो इस्लामिक आक्रमण है, खिलजी के आक्रमण वगैरह, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। देखो कई जगह ऐसा लिखा कि अग्निकुंड से, अग्निकुंड का अचलेश्वर में उल्लेख है, पर यह ठीक नहीं है। वास्तव में अचलेश्वर शिलालेख और हास्य अभिलेख, हास्य अभिलेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख, आबू का अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख, इन दोनों में चौहानों को अग्निकुंड का नहीं, कई जगह अग्निकुंड करेक्ट मिलता है पर वो सही नहीं है। यहां पर हमें मिलता है चंद्रवंशी मिलता है, चंद्रवंशी मिलता है, यानी चंद्रमा से, न कि ये। जबकि सूरज वाला मामला भी है चौहानों का। तो अचलेश्वर प्रशस्ति में राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रमा से बताई गई है, और चंद्रमा से विशेष रूप से किसकी? चौहानों की, चौहानों की उत्पत्ति इसमें बताई गई है, ठीक है। विदेशी ब्राह्मण से बताने वाले कौन है? D.R. भंडारकर हैं, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ये विदेशी ब्राह्मण से बताते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय हैं, उनके ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, अग्निकुंड। और अग्निकुंड का समर्थन जो करने वाले हैं, वो समर्थन करने वाले आप देखो नैण सिंह है, मोहनोत नैण सिंह, इन्होंने समर्थन किया है। ऐसे सूर्यमल्ल मिश्रण है, सूर्यमल्ल मिश्रण है, उन्होंने भी समर्थन किया है। ऐसे ही जोधराज है, जोधराज जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिन्होंने जोधराज ने हमीर रासो लिखा, हमीर रासो, इन्होंने भी समर्थन किया है। तो इस प्रकार आप देखो कि अग्निकुंड वाला मामला है, जो चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो पर समर्थन करने वाले ये हैं। तो ये हास्य अभिलेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख है, इसमें चंद्रवंशी बताया है, ठीक है। आपके कमेंट में देख लेता हूं। योगेश सारण, यही है, ठीक है। सर आप वाला राइट है क्या? बिल्कुल राइट है योगेश। रवि प्रताप सिंह चंद्रमा, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान शासक के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है? तो बताओ भी किसको कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ,
वास्तव में विग्रहराज चतुर्थ जो 1100 यूँ कहे कि 52 से लेकर के 63 तक, मानी लगभग 11 साल उसने शासन किया। विग्रहराज चतुर्थ को ही गोल्डन एज क्यों कहा गया भाई? इसके कई कारण हैं भाई। एक तो आप निर्माण कार्य देखेंगे, आप विजय देखेंगे, आप रचनाएं देखेंगे, और आप एक नैतिक दृष्टि से भी देखेंगे कि इसने कौन सी नीति का पालन किया। अब निर्माण कार्य क्या बता सकते हो, क्या क्या किया भाई? निर्माण कार्य आप देखो कि एक बिशलपुर कस्बा बसाया, बिशलपुर कस्बा बसाया। ऐसे ही बिशलपुर बांध बनवाया, बिशलपुर बांध बनवाया, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला की तो बड़ाई टॉड ने की है, जेम्स टॉड ने। और याद रखो, मैं बोल रहा हूं अभी, सारी बातें तो लिखी नहीं जाएंगी। जेम्स टॉड ने कहा संस्कृत पाठशाला के लिए, जो जिसको आजकल 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे इस मस्जिद के रूप में बदलवा दिया था। कहा था कि शिल्पकला, यह हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम और पूर्णतः परिष्कृत नमूना है। यह किसने कहा? जेम्स टॉड ने कहा संस्कृत पाठशाला के लिए। विजय तो आप सब जानते हैं, विजय तो काफी की। विजय के लिए मैं यूं बनाने की बजाय आप जरा यूं समझिए विजय की। अब आप देखो, यहां पर एक कुमारपाल नाम का राजा था। मैं आपको टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, पर फटाफट समझ लीजिए। कुमारपाल, यहाँ पर कन्नौज है, कन्नौज, और कन्नौज में एक राजा हुआ करता था विजय चंद्र। ऐसे ही ये दिल्ली में तोमर वंश हुआ करता था, तोमर वंश हुआ करता था। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखो कि अफगानिस्तान में गजनी था, और यहाँ तुर्कों का आक्रमण भी होता था। तो गजनी के शासक को इसने पराजित किया, इसने कुमारपाल को पराजित किया, इसने कन्नौज के राजा विजय चंद्र को पराजित किया, और इसने दिल्ली के तोमरों को भी अधीनता मानने के लिए विवश किया। तो आप देख पा रहे हो कि एकदम से चारों ओर से अपनी समृद्धि है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो लेकर के रखता है। तो ये विजय की बात है। रचना की हम बात करें तो इसने हरिकेली नाम का एक नाटक लिखा, संस्कृत नाटक। हरिकेली एक संस्कृत नाटक, जिसमें एक हाइपोथेटिकल बात है इसमें, मानी भगवान शिव और अर्जुन के बीच एक काल्पनिक युद्ध का उल्लेख मिलता है हरिकेली के अंदर, जैसे भारवी की किरातार्जुनीय में मिलता है, ठीक है ना। नैतिक दृष्टि से हम देखें तो इसने पशुवध पर रोक लगाई, पशुवध पर रोक लगाई। और ये रोक किसके कहने पर लगाई? धर्म घोष सूरी नाम का एक विद्वान थे, जो अर्णोराज के काल में भी थे, उनके कहने पर बैन लगाए। तो आप देखो ना, जीव मात्र के प्रति दया रखता है, विद्वानों को संरक्षण देता है। आप देखो ना, विद्वानों को संरक्षण देता है भाई। यूं ही नहीं कहा गया, विद्वानों को संरक्षण देता है। अब आप देखो कि विद्वानों को संरक्षण दिया, तो कोई विद्वान का नाम याद है क्या कि जिसको संरक्षण दिया भाई? है ना, नरपति नाल है, उसने क्या लिखा? ललित विग्रहराज लिखा। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखा। ऐसे ही सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। तो ये दोनों राइटर इसी के तो दरबार में थे। ऐसे ही बुद्ध घोष इसी के दरबार में था, सॉरी बुद्ध घोष नहीं, धर्म घोष सूरी इसी के दरबार में था। धर्म घोष सूरी, सोमदेव और नरपति नाल है, ये तीनों के तीनों। तो मानी इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अर्णोराज, जिसे आनाजी के नाम से भी जानते हैं, अजय राज जिसने अजमेर बसाया, पृथ्वीराज चौहान, ये 3 थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट था उसे तुर्क जाति का विजेता कहा जाता है। जो सेकंड था उसकी रानी ने, एक सुहावा देवी ने सुहावेश्वर मंदिर बनवाया। और जो तीसरा था, इसका गोरी से युद्ध हुआ, ठीक है। संक्षेप में मैंने जितना बताया है, मुझे लगता है कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो पकड़ गया होगा बात को। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस शिलालेख में मिलता है? शाहजहानी मस्जिद अभिलेख में, धाई बी पीर की दरगाह में 1325 का जो है। तो देखो, धाई बा पीर की दरगाह है, उसके अंदर खिजराबाद मिलता है। खिजर खा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने बेटे खिजर खा के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, और खिजर खा को ही चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया। तो ये जो घटना है धाईबी पीर के दरगाह के जो है, उसके अंदर ये इस बात का उल्लेख किया गया। खिजराबाद शब्द पहली बार उसके अंदर मिल जाता है।
चीरवा अभिलेख आप सब जानते हो कि चीरवा अभिलेख जो 13वीं शताब्दी का है, इस चीरवा अभिलेख से हमें बप्पा रावल से रतन सिंह तक की जानकारी मिलती है, गोहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शाहजहानी मस्जिद का कल आपने क्वेश्चन फॉर्म में देखा तो उत्तर आ ही गया था। किस शिलालेख में कर्नल जेम्स टोड को अमृत मंथन का, किस शिलालेख में कर्नल जेम्स टोड को अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है? भाई आपने एक कहानी सुनी होगी, पौराणिक कहानी, जिसमें एक पर्वत है और उस पर्वत के वासुकी नाग है, वासुकी नाग की उसमें लिपट करके फिर एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं और समुद्र मंथन चल रहा है। ये आपने खूब कहानी सुनी है। समुद्र मंथन, अमृत मंथन, ये सब जो कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां, इसके पीछे इतिहास है। माने जैसे आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करते हो, ऐसे ही ये जो रोचक कहानी दी गई उसके पीछे का अपना एक इतिहास है। जो डिकोड करते हैं तो वास्तविक इतिहास की जानकारी मिल जाती है। तो मानमोरी जो शिलालेख है उससे हमें अमृत मंथन का उल्लेख है वो मिल जाता है। मानमोरी शिलालेख से हमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। मानमोरी शिलालेख वही है जी, कल मैंने आपको बताया था कि जब टोड अपने शहर, अपने देश वापस गया, तब रास्ते में समुद्र में जिस शिलालेख को फेंक दिया था वो कौन सा है? मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख है। चित्तौड़, चिरवा, इन सब की बातें बार बार हो ही जाती हैं। नेक्स्ट, अनेक राज कवियों द्वारा अपने शासकों की उपलब्धियों का यशोगाथा का वर्णन कहलाता है। भाई आप देखो ना, कोई भी राजा है, उस कोई भी राजा के कवियों द्वारा उस राजा की यशोगाथा वो क्या कहलाती है? प्रशस्ति, मानी प्रशंसा। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जैसे पुलकेशन सेकंड की एहोल प्रशस्ति, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है ना। ये जो प्रशस्तियां हैं ये प्रशंसा है, तो इसमें प्रशस्ति कहलाती है राजाओं की। मैंने कुछ प्रशस्तियों के नाम भी आपको बताए हैं। सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में है? सामोली में है, नांदसायूप अभिलेख में है, गंगाधार में है और रणकपुर शिलालेख में है। तो इसमें सामंतवादी व्यवस्था का जो उल्लेख है वो गंगाधार शिलालेख के अंदर सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख है। अच्छा, सामंतवादी व्यवस्था या युग है कि राजस्थान के अंदर सामंतवाद की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देती है? आप याद करिए चूड़ा राठौड़ को। चूड़ा राठौड़ ने प्रतिहार शासक है, इंदा प्रतिहार, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, इंदा प्रतिहार की पुत्री से विवाह किया तो उसे दहेज में मंडोर मिला। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपका सुना होगा ये सब। दहेज में क्या मिला? मंडोर मिला, ठीक है, मंडोर मिला। तो मंडोर को इसने राजधानी बनाया, पर जो इंदा प्रतिहार है ये सामंत बन गया। किसका? का सामंत बना। इंदा प्रतिहार चूड़ा राठौड़ का सामंत बना। इंदा प्रतिहार को 84 गांव दे दिए। इस प्रकार राठौड़ों में हम देखें कि जो सामंत प्रथा का जो शुरुआत है वो किसके काल से मानी जाती है? चूड़ा राठौड़ के काल से मानी जाती है। तो गंगाधार शिलालेख में सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख है वो इसमें मिल जाता है। बसंतगढ़ का शिलालेख है। भाई सिरोही में जो बसंतगढ़ है, उस बसंतगढ़ शिलालेख जो 7वीं शताब्दी का है, कल भी अपनी चर्चा इस पर हो गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। इस बसंतगढ़ शिलालेख ये किस वंश से जुड़ा हुआ है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ और चावड़ा। तो इसमें ये चावड़ा से जुड़ा हुआ है। चावड़ा वंश के बारे में ये बसंतगढ़ शिलालेख है। और इसी बसंतगढ़ शिलालेख में संयोगवश एक नाम मिल जाता है राजस्थानीय द्वितीय। यानी 7वीं शताब्दी के इस अभिलेख में पहली बार हमें राजस्थान शब्द की ध्वनि मिलती है। राजस्थान शब्द की ध्वनि पहली बार। हालांकि मध्यकाल में मोहनोत नैणसी ने भी और राजरूपक के रचयिता वीर भाड़ ने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल में शब्द का प्रयोग करने वाले जेम्स टोड थे, ठीक है। लालचंद, ठीक है लालचंद, आपकी बात को मैं कह दूंगा,
ठीक है, किसमें अभी के लिए प्रश्नोत्तरी में बता रहे हो या फिर आगे बता रहे हो, ये तो बता दो। कुंभकालीन रणकपुर अभिलेख में, शिलालेख में बूंदी का क्या नाम प्राप्त होता है? बूंदिया, वृंदावली, बुंदू घाटी, हाड़ौती, इसमें कौन सा प्राप्त होता है? तो आप देखो कि इसमें कुंभकालीन रणकपुर शिलालेख है, इसमें बूंदी का जो नाम है वो वृंदावली या वृंदावती मिलता है, वृंदावती इसमें मिलता है। वृंदावती शब्द से देखो अपभ्रंश होते होते क्या हो गए, वृंदावती से बूंदी हो गया। ठीक है, महेश चौधरी, इंदिरा, योगेश, लालचंद, निम्नलिखित में वह है प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। अब बताओ, ये प्रश्न मैंने शुरू में आपको बताया था या नहीं बताया था? अब आप उत्तर दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति है ना इसमें, तो इसमें क्या है, रणकपुर प्रशस्ति है। रणकपुर प्रशस्ति में हमें पता लगता है कि बप्पा रावल और काल भोज ही अलग अलग हैं, पर वास्तव में अलग अलग नहीं माने जाते हैं, ये एक ही माने जाते हैं। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इससे हमें पता लगता है कि भाई कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से जो उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, ये प्राप्त होती हैं। तो महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, और रणकपुर जो अभिलेख है इससे हमें पता लगता है कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों ये अलग अलग हुआ करते थे। सूचियों के सम्मिलित करिए, कर्णिदान, दौलत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट। मुझे लगता है कि सबसे पहले उत्तर आप में से बता देगा कोई न कोई। गंगा, ईश्वर, योगेश, संगीता, गुड, सरिता, ममता, जल्दी से उत्तर बताओ। भाई कर्णिदान ने क्या लिखा है? सूरज प्रकाश लिखा है। कर्णिदान, आप देखो कर्णिदान भगत सिंह के दरबार में भी थे, भगत सिंह, कर्णिदान भगत सिंह के दरबार में भी थे और अभय सिंह के दरबार में भी थे। एक बार क्या हुआ कि अभय सिंह ने एक यूँ कहें कि भैंसे की बलि दी, और तलवार के एक ही वार से भैंसे की गर्दन बड़ी मोटी होती है, तलवार के एक ही वार से काटना बड़ा मुश्किल है, पर एक ही वार से भगत सिंह जी ने ये कर दिया, भैंसे की सिर को धड़ से अलग कर दिया। पास में कर्णिदान जी खड़े थे, तो इनको कहा, भगत सिंह ने कर्णिदान जी को कहा कि कर्णिदान जी इस वीरता पर कहो कुछ बात। तो कर्णिदान जी ने कहा कि मैं कहूँगा आप नाराज हो जाओगे साहब, पहले मुझे अभयदान दो। बोले ठीक है, अभयदान दिया। वास्तव में क्या था कि ये जो भगत सिंह है, इसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या भी की थी। तो देखो क्या पंक्ति कही राजा के सामने, ये हिम्मत बोलने की। कर्णिदान जी ने भगत सिंह जी को कहा कि भाई बख्ता बाही बा बखत बाही तरवार, बाप मारणिय ने भैंसों का ही भार। तो इस प्रकार से सबके आगे आगे नाराज तो हुए शासक, परंतु वो पहले ही उन्होंने अभयदान दे दिया था। तो अब देखो, अगर आपको इस तरह के प्रश्नों में अगर एक या दो भी आते हैं तो एक बार उनको कंफर्म जिस पर होते हैं उसको सम्मिलित करके देख लिया करो, ताकि आगे का मामला बैठ जाए। जैसे पद्मनाभ है, पद्मनाभ ने क्या लिखा? कानड़देव प्रबंध। जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा? अजितोदय लिखा। और दौलत विजय ने क्या लिखा? खुमान रासो लिखा। ठीक है, ये तो हमने कर दिए हैं, परंतु अगर आपको एक या दो भी आए, अब मान लीजिए अपने को शुरू में केवल एक ही आता है, उसको सम्मिलित करके देखो। जैसे कर्णिदान जी, कर्णिदान है, इन्होंने सूरज प्रकाश लिखा। ठीक है, सूरज प्रकाश, तो एक में चार का देखना है। अब देखो एक में चार का हमें दो जगह दिखाई देता है, या तो ये या ये, इसका मतलब 50% तो हो गया मामला। अब जरा और देख लो, अगर आपको ये पता है कि भाई पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध, मानी जो सरल है ना उनको देख लो आप। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध लिखा, माने सी में दो का। अब आप देखो सी में दो, क्या इन दो में से देखो, ये तो आपने दो कैंसिल ही कर दो, इनमें सी में दो यहाँ भी है और सी में दो यहाँ भी है। इसका मतलब मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, एक और देखना पड़ेगा। एक और देख लो, और वो है जगजीवन भट्ट का अजितोदय। जगजीवन भट्ट का अजितोदय, ये भी एक सरल किताब है, अमूमन सबको याद रहती है। तो डी में एक का, अब देखो डी में एक इसमें नहीं है, डी में एक केवल इसमें है। अगर आपको डी वाला और ए वाला ये दो भी आते थे तो आपको राइट आंसर क्या हो जाता? ए आराम से निकल के आ जाता। तो थोड़ी सी किताबों के बारे में तो आपको देखना ही पड़ेगा।
पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है? डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है? अब डिंगल और पिंगल आप सब जानते हैं कि दो भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल। आप में से अगर किसी का अध्ययन ठीक ठाक है तो आप मुझे बता दो कि राजस्थान के अंदर जो डिंगल भाषा है, ये मैं अरावली पर्वतमाला से राजस्थान को दो भागों में बांटने का कर देता हूं। वैसे 60 और 40% में अरावली पर्वतमाला राजस्थान को बांटती है। तो राजस्थान का जो ये भाग है ये पूर्वी भाग है, राजस्थान का जो ये भाग है ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें डिंगल का लेखन सबसे ज्यादा किस भाग में हुआ और पिंगल में लेखन किस भाग में सबसे ज्यादा हुआ? तो आप देखो यहां पर डिंगल में लेखन सबसे ज्यादा हुआ, डिंगल में, और यहां पर पिंगल भाषा में लेखन सबसे ज्यादा हुआ। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है? अब आप सोचिए, पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का था? बीकानेर का, यानी पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में किस में लिखा? डिंगल में। यहां भी लिखा हुआ कि पृथ्वीराज राठौड़ है, उसने किस में लिखा? डिंगल भाषा में लिखा। तो एक तो दिमाग में एकदम सेपरेट ये रखिए। फिर आगे देखिए क्या लिखा? बेली कृष्ण रुक्मणी गंगा लहरी। इसका मतलब इसमें क्या लिखा होगा? दो लिखा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका डी है, यानी ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों, गंगा लहरी और बेली कृष्ण रुक्मणी। अब जरा ठहरिए, बेली कृष्ण रुक्मणी पर चलिए अपने। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है ये वास्तव में, और ये किस में लिखी? ये गागरोन के किले में लिखी, गागरोन दुर्ग में लिखी, गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की गई। अच्छा, गागरोन दुर्ग में क्यों भाई? गागरोन तो झालावाड़ में है, ये बीकानेर का। तो पृथ्वीराज राठौड़ ये अकबर का दरबारी साहित्यकार था। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह दोनों भाई थे और राव कल्याणमल के बेटे थे। अब पृथ्वीराज राठौड़ से प्रसन्न होकर के अकबर ने उसे गागरोन का किला भेंट में दिया, जो आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता, आप सब जानते हैं। तो चूंकि इसको ये भेंट में प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दुर्ग में ये जब गए तब वहां बैठकर उन्होंने किताब लिखी, बेली कृष्ण रुक्मणी। चलो, बेली कृष्ण रुक्मणी पर मैं आपको एक बात और पूछता हूं। बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 5वां वेद, इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है, 19वां पुराण कहा जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं। आपने टेसीटोरी का नाम सुना है? एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी ने इस जो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, इसे हाईलाइट करने का, यानी प्रकाश में लाने का श्रेय ने एल.पी. टेसीटोरी को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अब मैं कहूं कि क्या एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए भी कुछ कहा था क्या? बिल्कुल कहा था। इसे डिंगल का हेरोस कहा। क्या कहा? डिंगल का हेरोस। तो आप देखिए, मैंने कई सारी बातें आपको इसमें की हैं, मुझे लगता है आप ध्यान से सुन रहे होंगे। अल्केश, समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि बेटा पहले पढ़ा हुआ ही नहीं है तेरा। अगर पढ़ा हुआ होता, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होता तो समझ में आता। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई बेली कृष्ण रुक्मणी, मैंने आपको ये बताइए कि ये जो झालावाड़ है, यहाँ पर जो दो नदियाँ मिलते हैं और यहाँ पर गागरोन का किला है, गागरोन के किले में बैठ करके लिखा था। समझ में तब नहीं आएगा जब पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा, नहीं तो समझ में आएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भाई आप देखिए, मैं अगर एक किताब का नाम लूँ आपको कि एक किताब का नाम लूँ कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास, या यूँ कहूँ सिरोही राज्य का इतिहास, या कहूँ उदयपुर राज्य का इतिहास, प्राचीन लिपिमाला, ये जितने भी किताबें मैंने बोली हैं ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा की हैं। किसकी हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब है। तो प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है।
सूर्यमल मिश्रण के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी, तो वो कौन सी लिखी भाई? सूर्यमल मिश्रण ने, सूर्यमल मिश्रण या सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने एक जो प्रसिद्ध किताब है वो आपकी वंश भास्कर वाली है, जो बार बार में पूछी जाती है, वंश भास्कर, वंश भास्कर, और एक वीर सतसई, वीर सतसई, ठीक है। वंश भास्कर में हाड़ौती जो चौहान वंश है हाड़ौती क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी मिलती है। वीर सतसई में वीर रस की प्रधानता है। आपने एक वाक्य सुना होगा, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये वाक्य किसमें है? वीर सतसई में है। वंश भास्कर में हमीर की बड़ाई करते हुए लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों। सूर्यमल मिश्रण के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया है कि युद्ध के समय भी हाथी पर बैठकर कविता रचना करने वाला एकमात्र लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण। अगर मैं कहूं कि बूंदी के शासक राम सिंह, बूंदी के शासक राम सिंह का दरबारी साहित्यकार कौन था? तो यही थे, बूंदी के शासक राम सिंह। बूंदी के शासक राम सिंह का दरबारी साहित्यकार कौन था? यही था। तो चलिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये श्यामल दास के जो वीर विनोद है, जो वीर विनोद लिखा श्यामल दास ने, श्यामल दास के शिष्य हुआ करते थे। उन दिनों श्यामल दास उदयपुर में रह करके और वीर विनोद को लगभग पूरा कर रहे थे। मानी ये सज्जन सिंह के दरबार में शंभू सिंह से काल से शुरू किया था। तब गौरीशंकर हीराचंद ओझा की प्रैक्टिस जो है वो श्यामल दास के ही अधीनस्थ रह करके हुई थी। कमेंट को पढ़कर समझा रहे, पूरा लेख लिख करके भेज दिया साइंस वाले स्टूडेंट को भी, हिंदी अथवा इंग्लिश के एमसीक्यू की क्लास कोर्स में। ठीक है, आपका जो मैसेज है ये टेक्निकल स्टाफ पढ़ रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश हिंदी की या फिर साइंस से संबंधित एमसीक्यू की तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पद्मावत के रचनाकार कौन है? अब बताओ, ये कितना सरल सा प्रश्न है। अगर आप में से किसी ने भी थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आराम से उत्तर दे देंगे। तो जल्दी से उत्तर बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। महरोज, क्या नाम है? महरोज सर बताओ ना। हाँ बोलो। अब देखो इसमें जो राइट आंसर क्या है, ये मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी। भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण है वो पद्मिनी को प्राप्त करना बताया। हालांकि ये कारण आजकल स्वीकार नहीं किया जाता। अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइन उल फतूह में जो कारण बताया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो सही माना जाता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी राजेंद्र है, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप देखो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब कब लिखी भाई? 1540 ईस्वी में लिखी, 1540 में। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ये जो किताब लिखी ये किसके काल में लिखी? शेरशाह सूरी के काल में लिखी, शेरशाह सूरी के समय लिखी। शेरशाह सूरी का जो समय है वो 1540 से लेकर 1545 तक माना जाता है। और आप देखो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किताब लिखी ये किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। किसमें? अवधी भाषा। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों। अवधी भाषा में लिखी, किसके काल में लिखी, कब लिखी, है ना, किसको कारण बताया, सब प्रश्न है ये पूछे गए हैं। तो अवधी भाषा में लिखी, शेरशाह सूरी के समय लिखी, पद्मावत लिखी, और इसमें चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण है वो यही बताया गया है, पद्मिनी को प्राप्त करना। सर पद्मावत हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या हिंदी साहित्य का? अगर पद्मावत में इतिहास की जानकारी के संदर्भ में देखें तो हिस्ट्री का है, और अगर आप छंद अलंकार वगैरह सब देखें, साहित्य की दृष्टि से देखें तो फिर साहित्य का है। क्या साहित्य से हमें इतिहास की जानकारी मिलती? साहित्य और इतिहास आपस में गड्ढा-मड्ढा है। अमीर खुसरो ने जो किताब लिखी है, अमीर खुसरो ने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। इतिहास की दृष्टि से अमीर खुसरो की सबसे महत्वपूर्ण किताब यही है, खजाइन उल फतूह। इससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान, रणथंबोर अभियान, जालोर अभियान, सिवाना अभियान और इन सब अभियानों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो खजाइन उल फतूह। हालांकि अमीर खुसरो की और भी कई किताबें हैं, जैसे तुगलकनामा, जैसे नुहे सिपहर, जैसे देवल रानी खिजर खा, ये सब किताबें हैं।
पर इंपॉर्टेंट कौन सी है? खजाइनुल फुतूह है। अमीर खुसरो जो एटा जिले का था उत्तर प्रदेश का, इसे तूती ए हिंद, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, तूती ए हिंद कहा जाता है, तूती ए हिंद कहा जाता है। और ये किसका शिष्य था भाई? ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है, एक नीचे एक प्रश्न और दे रखा है, मनुची। आप में से कौन है जिसने मनुची का नाम सुना है? ये मनुची इटालियन था और इसने किताब लिखी थी सटोरियो डो मोगोर। इसकी किताब है सटोरियो डो मोगोर, सटोरियो डो मोगोर। मनुची की ये जो किताब है सटोरियो डो मोगोर, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इतिहास की। आप याद करो कि छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने अंततः शिवाजी को संधि करने के लिए विवश कर दिया। ये जो संधि हुई थी 1665 जून की, इस संधि को कहा गया पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल अगर किसी ने उल्लेख किया है तो वो एकमात्र व्यक्ति कौन है? मनुची है। तो इस प्रकार मनुची की किताब इतिहास की कितनी बड़ी जानकारी का स्रोत है, ये आप सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, हीरामन तोते का उल्लेख इसमें मिलता है। हीरामन तोते का उल्लेख पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत में। हाँ ठीक है, संजू देवासी रिप्लाई बोलो, प्रश्न पूछो, क्या रिप्लाई करना है? रवि प्रताप दिल्ली, हाँ ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जिनपति सूरी हैं या चंद्रबरदाई हैं या जयानक भट्ट है या हेमचंद्र है? हेमचंद्र ने तो एक किताब लिखी थी, संभवतः आप में से कोई बता पाए भाई। जयानक का, ये तो जयानक राइट आंसर आप सब जानते हैं, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पर हेमचंद्र की जो रचना है उस रचना का नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, ये इसकी रचना का नाम है। और ये जो परिशिष्ट पर्वन है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये किससे है? ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है भाई बच्चों, संबंधित है। अब जयानक भट्ट के बारे में चूंकि प्रश्न इससे संबंधित पूछा है तो थोड़ी सी बातचीत जयानक भट्ट की कर लेते हैं। जयानक भट्ट कश्मीरी लेखक था भाई। ये कहाँ का था? ये कश्मीर का था। ये कश्मीरी लेखक था, कश्मीरी लेखक था। अच्छा, इसने कहां से कहां तक का काल देखा है? चौहान वंश का स्वर्णकाल जिसके काल को बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ, इसने विग्रहराज चतुर्थ से लेकर के और पृथ्वीराज चौहान तक के काल को देखा है। विग्रहराज चतुर्थ से लेकर के इसने विग्रहराज से लेकर के विग्रहराज चतुर्थ से पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और कौन सा पृथ्वीराज चौहान? थर्ड तक का काल देखा। ठीक है, कहां कश्मीर से आया है और कहां। अगर मैं आपसे पूछूं कि कश्मीर का इतिहास हमें किस प्राचीन किताब से मिलता है, तो आप देखो कि कल्हण नाम का एक व्यक्ति था, उसने राज तरंगिणी लिखी है। ये नाम आप सब जानते हैं, कल्हण की राज तरंगिणी। सर और सब्जेक्ट की क्लास क्यों नहीं लग रही है? अरे सब लग जाएगी, ये सीमा धैर्य रखो, जो आ रहा है इसको तो आप ग्रहण करो। कश्मीर का, हाँ बिल्कुल ठीक है ममता, कश्मीर का रहने वाला था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। परिशिष्ट पर्वन, वाह वेरी गुड। राजेंद्र हिस्ट्री, सॉरी राजस्थान हिस्ट्री, नाम नहीं लिख रखा आपने, तो आपने एकदम सही बताया, परिशिष्ट पर्वन तो जैनक भट्ट ने लिखा। चंद्रबरदाई आप सब जानते हो, पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और उसका दरबारी साहित्यकार भी था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई लाहौर से था, उम्र में थोड़ा बड़ा था। जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया मोहम्मद गोरी द्वारा, तो गजनी के अंदर जो शब्द भेदी बाण वाली बात है, ये बात चंद्रबरदाई ने लिखी है। अरे वो आपने पढ़ा होगा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चौका चौहान। ये सारी घटना चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखी।
पर वास्तव में चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किसने किया? चंद्रवरदाई के बेटे जलहन ने कंप्लीट किया। याद रखना, चंद्रवरदाई के बेटे जलहन ने। तो इसकी जो किताब है वह है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाला उसका बेटा था चंद्रवरदाई का जलहन। जय आदालय है और अणय। हाँ बिल्कुल ठीक है। राजतरंगिणी रवि प्रताप एकदम सही कह रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वंश भास्कर की रचिता, भाई अभी अभी मैं लिख के आया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी बच्चा ऐसा होगा जो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात मैं लिख के आया हूं और वो सब आपको मैं बता के आया हूं। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, मैंने आपको बताया, इसने वीर सत से, मैंने आपको कुछ लाइनें भी बोल करके आपको बताई थी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि वंश भास्कर की रचयिता कौन है। अच्छा, बांकीदास ने क्या लिखा? बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी, बांकीदासरी ख्यात। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बांकीदास किसका दरबारी साहित्यकार था? तो जोधपुर के शासक मान सिंह का दरबारी साहित्यकार था। बांकीदास किसका? जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़, जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ का दरबारी साहित्यकार था, दरबारी साहित्यकार था। बांकीदास को सम्मान बहुत प्राप्त हुआ। एक सम्मान होता है लाख पसाव का, तो इसे किसका क्या सम्मान प्राप्त हुआ? लाख पसाव का सम्मान प्राप्त हुआ, लाख पसाव का सम्मान प्राप्त हुआ, लाख पसाव का सम्मान। भाई सम्मान तो प्राप्त हुआ, पर साथ साथ में और भी इन्हें मिली। क्या? दंड में मिला। किस बात का? देश निकाले का दंड मिला। और देश निकाला एक बार नहीं बच्चों, 2 बार देश निकाला इसमें मिला इन्हें। तो बांकीदास को कितनी बार? 2 बार देश निकाला मिला, 2 बार देश निकाला दिया गया था। तो इन पर एक वाक्य मिलता है कि बांका थारी बांक ने काट सक्यो न कोई, लाख पसावत तो एक दियो देश निकाला दोय। तो ये बांकीदास वैसे बड़े मुंह फट थे, खट से बोल देते थे, राजा भी चुप हो जाता था। खैर ये कुछ बातें हैं। अच्छा, अपने अगर मैं बांकीदासरी ख्यात बोल रहा हूं तो आपको साथ साथ में एक बात और याद आ रही होगी, दयालदासरी ख्यात। याद आ रही है आपको? दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात जैसा कि नाम है, तो किसने लिखी होगी? दयालदास ने लिखी है। तो दयालदास ने जो दयालदासरी ख्यात लिखी है, इसमें किसका उल्लेख है भाई? बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख है, बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख है। और जो दयालदास थे ये बीकानेर के शासक सूरत सिंह के दरबारी साहित्यकार थे, सूरत सिंह के दरबारी साहित्यकार, दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे, सूरत सिंह के दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे। और सूरत सिंह आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला व्यक्ति कौन था? बीकानेर के राजाओं में सूरत सिंह थे। और आप ये भी जानते हैं कि हनुमानगढ़ का जो किला है, जो पहले बठनेर कहलाता था, इस पर 1805 में अधिकार करना और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाना और इस किले का नाम बदलकर हनुमानगढ़ करना, ये सब काम भी किसने किए थे? सूरत सिंह ने ही किए थे। कविराजा श्यामलदास, भाई श्यामलदास ने क्या लिखा था? वीर विनोद लिखा था, वीर विनोद लिखा। अब बच्चों अगर आप में थोड़ा सा मैं एक प्रश्न पूछ लूं कि जो श्यामलदास जो ढोलकिया गांव के थे, श्यामलदास ने जो वीर विनोद लिखना शुरू किया, ये किस महाराणा के काल में शुरू किया? बताइए किस महाराणा के काल में शुरू किया? तो श्यामलदास ने जो वीर विनोद लिखना शुरू किया, ये शंभू सिंह जी के समय शुरू किया, महाराणा शंभू सिंह जी के समय इस वीर विनोद का लेखन शुरू किया, या यूं कहें आरंभ किया। पर अगर मैं यूं कहूं कि वीर विनोद का लेखन पूर्ण कब किया, तो सज्जन सिंह जी के समय। वीर विनोद का लेखन किसके समय पूरा किया? सज्जन सिंह जी के समय, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के समय पूर्ण किया, महाराणा सज्जन सिंह के समय पूर्ण किया। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि ये जो ऊपर है ना गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये किसके शिष्य हुआ करते थे? श्यामलदास के ही शिष्य हुआ करते थे। ठीक है,
महिपाल और महेंद्र का दरबारी साहित्यकार है। वो तो राजशेखर है रे भाई। अच्छा, ममता कुमारी पूछ रहे कि ममता कुमारी जो महेंद्र पाल और जो महिपाल है उसके दरबार में तो राजशेखर थे। वही राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत, विदसाल मंजिका, भुवन कोश, इतनी सारी किताबें लिखी। वो राजशेखर आप जो बात बता रहे हो ना, महेंद्र पाल, वो महेंद्र पाल और महिपाल इनके दरबार में था। ठीक है ना, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हुए। ओके तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आज का जो समय है आपका वो पूरा हो गया है। कल इस पर हम और बात करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।